मैंने हमेशा आपको क्या सिखाया है, जब भी एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ, जब भी तैयारी की बात आती है, तो एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। वो क्या है कि किसी को अगर अच्छा रैंक लगाना है और सिलेक्शन श्योरिटी करनी होती है मेंस के बाद, तो उसकी आंसर राइटिंग बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। जिसकी आंसर राइटिंग जितना ज़्यादा सटीक और जितना ज़्यादा धारदार होगा, उनके सिलेक्शन का थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाता है। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। आज हम लोग कुछ सवालों को देखेंगे ज्योग्राफी के, उसके बाद से कुछ आंसर्स मैं आपको आईआर के और अलग अलग सेक्शन के दिखा दूंगा। जिससे क्या होगा ना, जिससे ये होगा कि जब आप लिखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ लिखना नहीं होता है, सिर्फ लिखने में और अच्छा लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप लोगों को कोशिश क्या करना है, हमेशा अच्छा लिखने की। अच्छा लिखने का मतलब ये होता है कि जब आप आंसर राइटिंग करें तो उस आंसर को पढ़कर जो चेक करने वाला हो, उसकी मानसिक स्थिति, मनोवृत्ति पर अच्छा प्रभाव पड़े कि हाँ, इसको पता है। इसके लिए क्या सब ज़रूरी होता है, उस चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर बीपीएससी GS2 का लेक्चर भी अपलोड है और गाइडेंस रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। कौन सा किताब पढ़ें, सिलेबस क्या है, प्री की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं। सब्जेक्ट वाइज तक मैंने समझा दिया है अब तो। जैसे पिछला 2 वीडियो था इकोनॉमिक्स रिलेटेड, और ये पिछला एक वीडियो था भूगोल के कैसे क्या तैयारी करना है, और आज का है कि ज्योग्राफी के सवालों को कैसे हल करते हैं, और कुछ सवाल आपको लिखने के लिए मैं दूंगा। आईआर का भी अपलोड है, निबंध का भी 10 वीडियो अपलोड हो चुका है और भी वीडियोज़ आएंगे जल्द ही। कल मैंने बताया था कि ज्योग्राफी में जो सवाल पूछे जाते हैं उसके पैटर्न मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि कैसे क्या बीपीएससी में GS2 सेक्शन में, GS2 के सेकंड सेक्शन में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के सवाल रहते हैं। ये मैंने बता दिया था कल। तो ज्योग्राफी में किस तरह के सवाल पूछे जाते थे ये सब मैंने कल दिखा दिया था। कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं ये सब बता दिया था। आज हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी के सवालों को लिखते कैसे हैं, और कुछ अच्छे आंसर्स मैं दिखा दूंगा। अच्छा किस सेंस में है वो भी मैं बताऊंगा। ज़रूरी नहीं कि जो आंसर अच्छा दिख रहा है उसका कंटेंट भी अच्छा हो। कंटेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें जो चीज़ें लिखी हो वो आंसर पूर्ण हो या अधूरा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि जो आंसर अच्छा दिख रहा है वो अच्छा ही होता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा और भी आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी हो सके। ओके। तो कल मैंने बताया था कि अभी तक 67th बीपीएससी तक ज्योग्राफी के एक सवाल लॉन्ग फॉर्म में या 2 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। उसमें भी कई सारे सवाल में इकोनॉमिक्स मिक्स रहता था। इकोनॉमिक्स को और ज्योग्राफी को मिलाकर करंट से जोड़कर सवाल पूछा जाता था। लेकिन अब चूंकि शॉर्ट आंसर को इंट्रोड्यूस किया गया है तो सवालों की संख्या 2-3 बढ़ जाएगी। 2-4 शॉर्ट आंसर पूछ लिए जाएंगे। हो सकता है कि 1-2 शॉर्ट आंसर पूछ ले ज्योग्राफी सेक्शन से और 1-2 लॉन्ग आंसर पूछा जा सके। तो इसीलिए हमें दोनों की तैयारी करना है। और चूँकि शॉर्ट जब पूछा जाता है तो स्टैटिक पोर्शन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। उससे सवालों की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए सबसे पहले एक ही चीज़ पर फोकस रखिएगा कि सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे भी पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में, चाहे आप 68वीं दें चाहे 69 बीपीएससी दें। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है एक अच्छे आंसर राइटिंग और उसमें। देखो गुरु, आंसर राइटिंग का सबसे पहला फार्मूला यही होता है कि उसका कोई एक फॉर्मेट नहीं होता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि कोई एक फॉर्मेट होता हो आंसर राइटिंग का तो वो बता दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। अपनी क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, अपनी क्रिएटिविटी का मतलब होता है किसी चीज़ को आपको बताने का तरीका आपका कितना अच्छा है। जैसे आपसे मैंने पूछा कि बिहार के जो भौगोलिक हैं स्थिति, उसमें बाढ़ की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, इसके क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। तो एक आदमी ने क्या किया, एक बच्चे ने क्या किया, ऊपर से लिखना शुरू किया। बिहार का एक मैप भी बना दिया। ठीक है, बिहार का मैप बना दिया, गंगा नदी दिखा दिया, ये भी बता दिया कि यहाँ पर बाढ़ की समस्या है। उसके बाद लिखना शुरू किया, कहानी ऐसे पूरा लिख के ख़त्म कर दिया। जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनके सामने बहुत सारे कॉपियाँ आती हैं, तो उस कहानी को पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसको तो बस वो पॉइंट चाहिए। तो जीएस के आंसर को जब भी लिखें तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा क्रिएटिव तरीका में और पॉइंट में लिखने की।
बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए, जिसमें अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो छोटे छोटे पैराग्राफ, 3 लाइन 4 लाइन का पैराग्राफ लिख कर लिख सकते हैं। लेकिन सबसे सटीक होता है जीएस के आंसर्स को पॉइंट में लिखना। सब हेडिंग बनाइए, जैसे पूछा तो बाढ़ का प्रमुख कारण, बाढ़ का कारण। अगर लॉन्ग फॉर्म का है तो कुछ कारणों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहला हेडिंग बना लिया बाढ़ का कारण, सब हेडिंग उसमें बना लिया कि बाढ़ का कारण है कि हिमालय से आने वाली नदियाँ। दूसरा बना लिया कि कोसी जैसी नदियाँ हैं जो अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा फिर लिख दिया। पॉइंट में ही लिखिए, पॉइंट में लिखिए, जिससे जो आंसर चेक करने वाला है उसको बस कंटेंट दिखे आपका, आपकी कहानी ना दिखे। समझ में आ रही होगी चीज़ें, अभी मैं दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अब चलते हैं कि ज्योग्राफी के कुछ सवालों को मैं दिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं इस मॉडल आंसर तो नहीं है, इस आंसर्स पर ले आऊँगा। जिनका भी आंसर है भाई ऑफ हैंड मत होना ज़्यादा, कि सीखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो यही होता है कि आप सीखने की कोशिश कितना ज़्यादा करते हैं। सीखने की प्रवृत्ति होगी तो सिलेक्शन जल्दी होता है। सीखने की प्रवृत्ति को हमेशा रखिएगा। कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिल जाए तो उसको सीख लीजिएगा, बैठकर समझ लीजिएगा और उसको सुधार करने की, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कंपटीशन है ये, जितना अच्छा आप आंसर राइटिंग करेंगे दूसरों से, नो मैटर कि आपने अच्छा किया है, दूसरों से हमेशा अच्छा लिखने की कोशिश करना है। अच्छा दूसरों से कैसे लिख सकते हैं कि क्रिएटिविटी जितनी अच्छी होगी आपकी और कंटेंट जितना बेहतर होगा, दोनों का मिला जुला कर लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं इस सवाल दिखाता हूँ, फिर मैं इसको डिस्कस करूँगा, फिर आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे। आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा सोच कर लिखना पड़ेगा आपको। मरुस्थलीय प्रक्रम की जलवायविक सीमाएं नहीं होती हैं, उदाहरण सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। मरुस्थलीकरण जो होता है उसका जलवायु का कोई सीमा नहीं होता है, किसी भी जलवायु प्रदेश में मरुस्थलीकरण हो सकता है, यही पूछा है। उदाहरण सहित औचित्य सिद्ध कीजिए इस कथन का, यही बोला गया। इस आंसर, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, यही था इस क्वेश्चन का मतलब। ओके, हो क्या रहा है ना कि जलवायु परिवर्तन हो या मानवीय कारण हो, इस सब के कारण जो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है ना, वो कहीं भी देखा जा रहा है। जैसे आपको पता हो अगर, तो भारत सरकार जो है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में एक ग्रीन वॉल का निर्माण कर रही है। ग्रीन वॉल क्या है, ये थार मरुस्थल से जो धूल भरी आंधी आती है उससे रोकेगा दिल्ली और बाकी शहरों को। ग्रीन वॉल में क्या लगाया जाएगा, तो पेड़ लगाए जाएंगे बड़ी संख्या में। ये मरुस्थलीकरण को रोकने का ही उपाय है। जैसे सहारा के दक्षिणी भाग में, सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में एक अभियान चलाएगा जिसके तहत वहाँ भी ग्रीन वॉल का निर्माण किया जा रहा है, जो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर सहारा रेगिस्तान दक्षिणी भाग में ख़त्म हो रहा है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे मरुस्थलीकरण जो है वो कम हो जाएगा, उसकी रफ्तार। मरुस्थलीकरण का क्या मतलब होता है, मरुस्थलीकरण का मतलब होता है कि जो शुष्क मृदा है वो धीरे धीरे उसका विस्तार होता जाता है, फर्टिलिटी ख़त्म होती जाती है ज़मीन की, और वहाँ पर वर्षा कम होती जाती है, और अनेक कारणों से वहाँ की मृदा जो है वो बलुई मृदा में बदलती जाती है। धीरे धीरे बढ़ता जाता है मरुस्थल का आकार, उसी को मरुस्थलीकरण कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसमें बोला है कि औचित्य सिद्ध कीजिए उदाहरण सहित। तो जब भी आप ज्योग्राफी के आंसर को लिखते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा को लिखेंगे, क्या होता है। उसके बाद से सवाल के मुख्य भाग पर आ जाएंगे आप। इंट्रो के बाद मुख्य भाग में फिर आप मैप बनाकर दिखा सकते हैं, कहाँ पर कौन कौन सी समस्या आ रही है, किस भाग में कौन कौन समस्या है, वैश्विक स्तर पर भी बता सकते हैं। उसके बाद से इसके निवारण के उपाय बता सकते हैं, और फिर आंसर समाप्त हो जाता है। देख कर लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, मदद ले सकते हैं इससे आप कंटेंट के थोड़ा बहुत, लेकिन खुद से सोचिएगा। खुद से सोचकर आप 10 लाइन भी लिखते हैं तो वो आपका अपना होगा, मौलिक होगा। मौलिक का मतलब क्या होता है, यूनिक होगा, वैसा फिर किसी की कॉपी पर नहीं हो सकता है। संभावना कम होती है कि वैसा ही सेम टू सेम किसी और ने लिखा हो। और एक ही जैसे आंसर्स को पढ़कर थोड़ा सा इरिटेशन होता है कि हाँ एक ही जैसा तो सब ने लिखा है, चलो एवरेज मार्किंग कर देते हैं। ये प्रवृत्ति होती है एग्जामिनेशन में, तो इसलिए उससे थोड़ा सा बचना हो तो अलग तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा, और थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी लाइएगा। क्रिएटिविटी मैं ऊपर दिखाने वाला हूँ आपको थोड़ा सा। अब एक और सवाल मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। हिमालय में जो हिमनद हैं, हिमनद का मतलब जो ग्लेशियर हैं, बहुत सारे ग्लेशियर हैं। कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर आपको सिक्किम तक में ग्लेशियर मिल जाएंगे बड़े स्तर पर। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा बर्फ़ का बड़ा सा चट्टान होता है, किलोमीटर में फैले हुए, और वो धीरे धीरे पिघलता रहता है और उससे नदियाँ निकलती हैं, यही होता है ग्लेशियर। ग्लेशियर वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। बारहमासी का मतलब साल भर उस नदी में पानी रहता है।
जैसे दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उसमें साल भर पानी नहीं रहता है, एक कावेरी उसका एक्सेप्शन है। बाकी जो जितनी भी नदियाँ हैं उसमें दक्षिण भारत में 12 महीना पानी नहीं रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ग्लेशियर वाली जो नदियाँ हैं, ये जो बर्फ़ का सील है, ये साल में एक बार रिचार्ज हो जाता है। जब ठंड में वर्षा होती है तो ये ग्लेशियर मोटा हो जाता है, फिर साल भर पिघलता है, फिर पतला हो जाता है, फिर मोटा होता है, फिर पतला होता है। लेकिन चूंकि वर्षा का पैटर्न बदल गया है और पिघलने की रफ्तार तेज़ हो गई है गर्मी के कारण, तो इसलिए क्या होता है, इसलिए बर्फ़ की जो ये ग्लेशियर हैं ये धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब इनके छोटे और कम होने का क्या बेनिफिट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? तो ग्लेशियर जब गर्मी के कारण तेज़ी से पिघलना शुरू होंगे, तो तेज़ी से पिघलने पर क्या होगा, सबसे पहले नदियों का जल स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, बाढ़ बहुत ज़्यादा आएंगे, पूरी नदियाँ लबालब भर जाएंगी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ग्लेशियर पूरा पिघल जाएगा तो फिर पूरा सूखा पड़ जाएगा। अभी सूखा किन इलाकों में? भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में। भारत के उत्तर के मैदान में अधिकतर ग्लेशियर वाली नदियां हैं, और उत्तर के मैदान में ही भारत में सबसे अधिक आबादी निवास करती है। उत्तर का मैदान का मतलब क्या है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, MP, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब राज्य जो आते हैं, इनकी आबादी सबसे ज़्यादा है भारत में। और यहाँ पर ही ग्लेशियर के से पिघल के सारी नदियाँ आती, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियाँ आती हैं। अगर ये नदियाँ सूख गई तो क्या असर पड़ेगा उसका, यही सब बताना है। तो हिमनद के पिघलने का भारत के जल संसाधन में किस प्रकार का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा उसको लिखना है आपको। पहले तो बाढ़ आएगी, फिर दीर्घकालीन सूखा आ जाएगा पूरे देश में। इस चीज़ का क्लियर हो गया होगा क्या है क्या नहीं। जल संकट की एक स्थिति बन सकती है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उसी को लिखना है इसमें। कुछ एक आध ग्लेशियर के नाम भी लिखिएगा, किस ग्लेशियर से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, कौन से वैज्ञानिक ने क्या बोला है, और उसके बाद से UNEP ने क्या बोला है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने क्या बोला है, वर्ल्ड बैंक ने जल संसाधन को लेकर क्या बोला है, ग्लेशियर को लेकर जैसे एक वाडिया इंस्टीट्यूट करके है देहरादून में, उसका रिपोर्ट बड़ा ही फेमस होता है ग्लेशियर और हिमालय को लेकर, तो उसके रिपोर्ट का आप जिक्र कर सकते हैं। नीति आयोग ने अगर कुछ बोला है तो उसका जिक्र आप कर सकते हैं, और क्रिएटिव आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। शब्दों पर मत जाइएगा, अभी आप शब्दों को मत देखिए, बस आप लिखने की कोशिश कीजिए 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि SGS का सवाल है 9 पेज लिख रहे हैं बैठ कर पूरा छाप रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, दोनों सवाल समझ में आया है। और इसका फॉर्मेट अगर मैं दिखाऊं तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि हिमालय के क्षेत्र में ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए दुनिया का तीसरा ध्रुव भी इसको कहा जाता है, तीसरा ध्रुव कहा जाता है, क्योंकि बर्फ़ इतने अधिक पाए जाते हैं हिमालय में। काराकोरम से लेकर और आपका सिक्किम तक में सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ पाया जाता है, तो वहीं से नदियाँ निकलती हैं। उसके बाद से क्या किया इन्होंने, हिमनदों का महत्व बताया है। उसके बाद से हिमनदों का पिघलने का प्रभाव बता दिया है। प्रभाव बताने के बाद ये आंसर समाप्त हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा अच्छे से और पॉइंट जोड़कर, किताब से पढ़कर, नेट से सर्च करके उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आंसर पर आते हैं कि कुछ आंसर कैसे लिखे जाते हैं। देखो बंधुओं, जो आप आंसर राइटिंग करेंगे, जो वही मैंने दिया है, तो कोशिश कीजिएगा कि यूनिक आंसर लिखने की। यूनिक का मतलब क्या होता है कि जो आप आंसर लिखें वो आपका मौलिक हो। मौलिक का मतलब क्या होता है? मौलिक का मतलब होता है आपकी अपनी सोची समझी लाइनें हों, अपना स्टेटमेंट हो। थर्ड पर्सन में कई सारे लोग किताबों को छाप के भेज देते थे, झट से पकड़ लेता हूँ मैं कि किताब का छापा हुआ है, किताबें तो मैं ही बताता हूँ आपको। तो इस तरह की चीज़ें मत कीजिएगा, खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा हमेशा। थोड़ा सा क्रिएटिविटी के साथ में लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे ग्लेशियर का है तो आप उत्तर भारत के हिमालय के, जो मेरा मैपिंग बहुत ख़राब है, तो उसका मैप बनाकर आप दिखा सकते हैं कि इस क्षेत्र में ग्लेशियर अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद से जैसे ग्लेशियर का लिखा, फिर प्रभाव लिख दिया, प्रभाव ऐसे लिखा, ऐसे ऐसे बनाया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। अब इसको एक्सप्लेन कर दिया कुछ पॉइंट्स बना के, ऐसे ऐसे या कैसे भी बना के। ये सब क्या होता है? ये सब तरीका होता है जिसके द्वारा आप लिखते हैं आंसर, तो आपका आंसर अच्छा होता है। अब मैं कुछ आंसर्स आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आंसर है, भारत और श्रीलंका के संबंधों पर चर्चा कीजिए। घरेलू कारक विदेश नीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है उस पर मत जाइएगा, बस एक फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। जिनका आंसर है ये, उन्होंने अच्छा लिखा था, ये इन्होंने मैप बहुत अच्छा बनाया था। और हैंड राइटिंग, कई सारे लोग बोलते हैं कि हैंड राइटिंग हमारा अच्छा नहीं है, हम कैसे लिखें।
हैंड राइटिंग पठनीय होना चाहिए, कि पढ़ा जा रहा है उतना ही मायने रखता है। उसके बाद मायने रखता है कि आपने किस प्रकार से अच्छे से रिप्रेजेंट किया है अपने आंसर को। रिप्रेजेंट का मतलब किस प्रकार से छोटी सी बात को आपने अच्छे से खूबसूरत तरीके से दिखाया है। हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चल जाता है, पठनीय होना चाहिए, अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, अशुद्धि नहीं होना चाहिए और पठनीय होना चाहिए, दो ही चीज़ होता है। उसके बाद होता है क्रिएटिविटी आपकी अपनी है कि कितना अच्छा सा आप दिखा रहे हैं आंसर को, ये चीज़ क्लियर हो रहा है, ये चीज़ क्लियर। और यकीन मानिएगा आंसर राइटिंग में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आंसर राइटिंग में कंटेंट जितना अधिक मायने रखता है उतना कोई भी चीज़ मायने रखता है नहीं रखता है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे किया है आपने ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आंसर राइटिंग बहुत ही बरातिक्रम होता है, धीरे धीरे आपको 100 चीज़ें करनी पड़ेगी अपने सिलेक्शन के लिए, तो उसमें आंसर राइटिंग सुधारना सबसे मुख्य काम होता है। तो कंटेंट पर भी जितना फोकस कर रहे हैं उतना ही अधिक रिप्रेजेंटेशन पर भी कीजिए कि कितना सुंदर और साफ दिख रहा है आपका आंसर और अशुद्धियाँ कितनी कम है। बहुत सारे आंसर्स मैं पढ़ता हूँ दिन भर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसमें से 2 से 3 ऐसे आंसर होते हैं जिस पर आंखें टिक जाती हैं कि इसको पढ़ने का मन करता है। बाकी एवरेज मार्किंग करना पड़ता है, देखना पड़ता है सही से कहाँ लिखा है, ठीक है, कंटेंट सही लिखा है बोल दो ओके है, और सुधार करने के लिए बोल दो। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। जो बेस्ट लिखना है आपको तो दोनों चीज़ आपका अच्छा होना चाहिए, कंटेंट भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो आपने उसमें लिखा है फैक्ट्स और विचार लिखे हैं वो भी आपका बेस्ट होना चाहिए, और रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बेस्ट होना चाहिए। एक ही मौका मिलेगा मेंस देने का अब आपको साल भर में, अगर पीटी पास करते हैं, नहीं तो फिर 2024 के सितंबर तक का वेट कीजिएगा। 2023 के सितंबर में नहीं हुआ तो 1 साल का प्रोसेस शुरू होने वाला है बीपीएससी में। अगर आपको 4 अटैम्प्ट देना है तो कम से कम 5 साल बैठना पड़ेगा। तो इससे बचना है, सीडीपीओ एओ ये सब खत्म हो गया है ना, एक ही एग्ज़ाम होगा, इससे बचना है तो ध्यानपूर्वक अच्छे से मेहनत कीजिएगा पीटी मेंस दोनों के लिए। ये बात क्लियर हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आंसर राइटिंग जब भी ये करते हैं उसमें 100% अपना देने की कोशिश कीजिए। ये मत कीजिए कि खाता पूर्ति कर रहे हैं, आज का 2 आंसर लिख लिया, बेस्ट लिखने की कोशिश कीजिए। 3 चीज़ें मैनेज करनी होती हैं आंसर राइटिंग में, एक होता है कंटेंट, एक होता है रिप्रेजेंट कैसे किया है, और तीसरी होती है टाइमिंग। ये तीनों जिनकी परफेक्ट हो जाती है उनका सिलेक्शन लगभग में श्योर हो जाता है मेंस में। ये चीज़ क्लियर हो रहा है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो ये दोनों जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक टाइमिंग आपकी अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है। जो आप पढ़ के जाएंगे आंसर राइटिंग करने के लिए एग्जामिनेशन में, तो आपको एग्ज़ाम का टाइम जो 3 घंटा वो इनफ लगेगा कि हाँ ठीक है अपना काम हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक आएगा वहाँ पर तो फिर आपको लेंथी लगेगा पेपर, क्योंकि सोचने में समय चला जाता है, लिखने का समय कम मिलता है आपको। ओके, आंसर मैं दिखा रहा था, ये आंसर है। इन्होंने मैप बहुत अच्छा बनाया, फिर इन्होंने इंट्रो लिखा है, और फिर इन्होंने भारत श्रीलंका संबंध लिखा है, राजनीतिक संबंध लिखा है इन्होंने। मैं ये दिखा रहा हूँ कि देखो उसी आंसर को इन्होंने रिप्रेजेंट किस तरह से किया है, बस आप वो तरीका देखिए, कंटेंट मत देखिए। आर्थिक संबंध लिखा है इन्होंने, उसके बाद आर्थिक संबंध के बाद सांस्कृतिक संबंध लिखा है इन्होंने, सांस्कृतिक संबंध के बाद चुनौतियाँ लिखी हैं इन्होंने, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, चीनी प्रभुत्व वगैरह सब चुनौती है। उसके बाद से विकासात्मक सहयोग लिखा है, साफ और सुंदर दिख रहा होगा आपको, ये तो दिख रहा है ना, मैं इसमें वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद से इन्होंने और भी बहुत सारे मुद्दे लिखे हैं, बस इसमें आंसर में एक चीज़ की कमी थी वो मैं बता देता हूँ। एक तो था जो सवाल का अंतिम भाग था कि घरेलू राजनीति किस प्रकार से असर डालती है, इसमें कुछ पॉइंट्स कम लिखे थे इन्होंने, और करंट का समावेश नहीं किया था एग्जाम आईआर के आंसर में। जबकि आईआर का जो आंसर होता है उसमें हमेशा करंट को अधिक से अधिक लिखने की कोशिश की जाती है कि करंट में क्या चल रहा है, भारत ने कौन कौन सा मदद हाल फिलहाल में किया है, और किस किस चीज़ की मदद अभी चल रही, कौन कौन सी चीज़ों पर हमारी बात चल रही है, इन चीज़ों को आईआर में थोड़ा सा समावेश करना पड़ता। तो इस आंसर में कमी क्या था, एक ही चीज़ का कमी था, करंट इन्होंने कम लिखा था, और क्या लिखा था, घरेलू राजनीति किस प्रकार से प्रभावित करती है इसको भी इन्होंने कम लिखा था। 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख के आगे बढ़ गए थे ये, तो इसलिए ये आंसर अच्छा था। लेकिन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से नहीं होगा, आपका कंटेंट भी बेहतर होना चाहिए। कंटेंट के स्तर पर थोड़ा सा कमज़ोर था ये आंसर, रिप्रेजेंटेशन के स्तर पर अच्छा था ये आंसर। अब रिप्रेजेंट अच्छा करने का क्या असर पड़ता है, कंटेंट अगर आपका थोड़ा सा कमज़ोर भी है, रिप्रेजेंट आपने बहुत अच्छे से किया है, तो कुछ न कुछ एवरेज मार्किंग से आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। उतना ही कंटेंट लिखने पर किसी को कम मार्क्स मिलेगा, और उतना ही कंटेंट लिखने पर किसी को उससे ज़्यादा मार्क्स मिलता है रिप्रेजेंटेशन के आधार पर। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, बारीकी समझ में आ रही है, बारीकी समझ में आ रही। तो इस आंसर को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्या लिखना है क्या नहीं। अब एक और आंसर मैं दिखाता हूँ आपको।
ये सवाल परसों मैंने दिया था कि भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन में मुख्य बाधाएं क्या हैं। इसको इन्होंने लिखने की कोशिश की है और अच्छा लिखा है इन्होंने। अभी तो चेक करके मैंने सबको बताया नहीं, लेकिन अच्छा लिखा है इन्होंने। कृषि विपणन क्या होता है, विपणन संबंधी समस्याएं क्या होती है। जनरल आंसर जो लोग लिखते हैं ना जल्दबाजी में, वो ऐसे ही लिखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में भी लिखिए, क्योंकि टाइम तो मैनेज करना ही होता है, लेकिन थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका अपना बनाइए और साफ़ सुथरा थोड़ा सा स्पेस देकर लिखिए और थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ। इनकी हैंड राइटिंग भी सही है, लिखने का तरीका भी सही है। इन्होंने क्या लिखा है, विपणन संबंधी समस्याएं लिखी है अलग अलग। उसके बाद से इन्होंने पॉइंट वाइज में देखो क्या लिखा है, पॉइंट वाइज में लिखा है, पॉइंट में लिखा है, पॉइंट में लिखा है, पॉइंट में लिखा है, सारा पॉइंट में लिखा हुआ है। बस मैं ये पढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा। मुझे कहानी कविताओं में फंसना ही नहीं है। मुझे तो मेरे काम की चीज़ देखना चाहिए कि आंसर में कि हाँ आंसर का एक भाग है विपणन और परिवहन में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। मैं तो सीधा ढूंढूंगा क्या कि चुनौती क्या लिखा है, चुनौती को कैसे लिखा है, आंकड़े सहित लिखा है या सिर्फ कहानी के फॉर्म में लिखा है। इकोनॉमिक्स का आंसर है तो आंकड़े सहित लिखना चाहिए उसको। समझ में आ रही है चीज़ें, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन्होंने लिखा है और फिर इन्होंने अगला हिस्सा भी लिखा है और देखो सही लिखा है, ये भी आंसर सही है। लेकिन अगर इसको इसी आंसर को इन्होंने, कंटेंट तो इनका अच्छा है ही, इसी आंसर को इन्होंने और अच्छे से रिप्रेजेंट किया होता ना, रिप्रेजेंट का मतलब थोड़ा सा साफ लिखा होता, थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके में लिखा होता, तो इसी आंसर में इनको अधिक अंक मिलेंगे। अब समझ रहे हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। इन्होंने कंटेंट बहुत अच्छा है इनका और सही लिखा है इन्होंने, इनका कोई गलत नहीं है आंसर। लेकिन इसी को अगर थोड़ा सा ये सुधार करके अच्छे से रिप्रेजेंट करते तो इनको और अच्छे अंक मिलते। सीखने की कोशिश कीजिए। अगर जिनका आंसर भी है मैं उन्हीं को अगर मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। आप मुझे भेजते हैं चेक करने के लिए, इसलिए मैं बारीकी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना डिटेल में कोई भी बीपीएससी के लिए नहीं समझाते हैं, कोई भी टीचर नहीं समझाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी बारीकी के साथ आंसर राइटिंग पर फोकस कीजिएगा अच्छा लिखने की। कितनी देर लिखना है, ज़्यादा देर नहीं लिखना है डेली। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे अगर पढ़ते हैं या 8 घंटे पढ़ते हैं तो 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटे आप लिख सकते हैं। बस इतना ही लिखना है। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 8 घंटे पढ़िए, 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग पर देना है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। हाँ, बस उसको धारदार बनाना, अच्छा बनाने की कोशिश करना है। तो वीडियो आज का तक यहीं तक था। 2 सवाल जो मैंने बताए हैं उन दोनों को लिखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ओके। और डिस्क्रिप्शन में लिंक बहुत सारे रहते हैं, पीडीएफ वाले चैनल के भी रहते हैं और मेंस ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है और आईआर वगैरह का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।